क्या बोल रहे हो लूसीफर? तुम बस ऐसे ही देखते रहोगे? आई एम सॉरी इब्लिस, पर मैं क्या कर सकता हूँ? यू नो द रूल्स, हाँ? तुम्हें पता है कि उस नर्क में कुछ नियम बनाए थे और उसके हिसाब से हेल का कोई भी गार्डियन या गेट कीपर दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाएगा। और उसके बनाए नियम कौन तोड़ सकता है? ओके अनुबिस, प्लीज कैरी ऑन। अनुबिस हैरान था और इब्लिस परेशान था। इब्लिस उठकर लूसीफर की तरफ भागा, लेकिन अनुबिस ने उछलकर उसको पकड़ लिया और उठाकर नर्क की आग सी तपती जमीन पर पटक दिया। आउच, आराम से अनुबिस, ऐसे तो इब्लिस मर जाएगा। वैसे कितना आयरॉनिक होगा ना अगर मर के ये नर्क के अपने ही हिस्से में पहुंच गया। क्यों? अनुबिस इब्लिस को मार रहा था और साथ ही साथ लूसीफर पर भी नजर रखे हुए था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लूसीफर आखिर कर क्या रहा है। लूसीफर, ये तू क्या कर रहा है? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं अनुबिस। इब्लिस ने हवा में हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक गदा प्रकट हो गया। उसने वो गदा उठाकर अनुबिस पर हमला कर दिया। अनुबिस अब उसका हर अटैक को पढ़ के पहले ही मूव कर जाता था। इस बार भी इब्लिस का गदा जमीन से जा टकराया। अनुबिस ने तेजी से मूव करते हुए इब्लिस के रिस्ट पर अटैक किया और दर्द के मारे इब्लिस के हाथ से गदा ही छूट गई। इब्लिस ने तेजी से घूमकर अपने बाएं हाथ से अनुबिस पर अटैक किया, लेकिन अनुबिस ने तुरंत झुककर उसको पकड़ लिया और उठाकर दूर फेंक दिया। इब्लिस का जिस्म कई टप्पे खाता हुआ वहीं गिरा जिधर लूसीफर खड़ा था। इब्लिस मेरे दोस्त, क्या चल रहा है? ये तू क्या कर रहा है लूसीफर? मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? ये तो तब सोचना था ना जब तो तू आज जीतने का ख्वाब लेकर निकल रहा था। अब जा। लूसीफर, तू गलत समझ रहा है दोस्त। भूल गया पिछली बार हम कैसे साथ लड़े थे? सब याद है मुझे, और ये भी याद है कि कैसे शिवा के आते ही तू भाग गया था। वो हाँ, जानता हूं कि शिवा के आगे सबको डर लगता है। तभी अचानक लूसीफर का ध्यान अनुबिस की तरफ गया, जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। हट जाओ लूसीफर, ये मेरा शिकार है। लूसीफर ने अपने दोनों हाथों को आगे करके एक जोरदार ताली बजाई और अनुबिस का जिस्म हवा में उड़ता हुआ करीब 250 फीट दूर जा गिरा। लूसीफर हल्के से मुस्कुराते हुए वापस इब्लिस की तरफ पलटा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम क्या बात कर रहे थे? राइट, शिवा। उसके आगे तो सबको डर लगता है, लेकिन जिस दिन मैं उसे हराऊंगा उस दिन वो मुझसे डरेगा। पर तुम वो दिन देखने लायक रहोगे या नहीं, ये तो अनुबिस के हाथों में है। मेरी मदद करो लूसीफर, मैंने अनुबिस को कम समझ लिया था। ये तो बहुत ताकतवर है। मेरी मदद करो दोस्त। मदद? तुम फिर शिवा के बनाए नियम भूल रहे हो? याद है मुझे, नर्क का कोई पहरेदार दूसरे मामले में नहीं पड़ेगा जब तक मदद ना मांगी जाए। अरे तो मैं मांग रहा हूं मदद। इब्लिस की छटपटाहट देखकर लूसीफर को मजा आ रहा था। वो जो चाहता था वही हो रहा था। हाँ, मदद तो तुम मांग रहे हो, लेकिन तुम्हारी मदद करने में मेरा कोई फायदा नहीं है। नहीं है ना? फायदा? हाँ, फायदा है। मैं इब्लिस तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी नर्क जीतने में मदद करूंगा। इतना काफी नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? बोलो कि तुम मुझे इस यूनिवर्स का वन एंड ओनली गॉड मानते हो। द वन ट्रू गॉड, लूसीफर। इब्लिस के आगे और कोई रास्ता नहीं था। वो चिल्लाते हुए बोला, मंजूर है, मुझे मंजूर है। गुड 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 गुड। अब बैठो और देखो कि अनुबिस का मैं क्या हाल करता हूं। दुआत के युद्ध में एक नया मोड़ आ चुका था। लूसीफर की सेना अब मैदान में उतर चुकी थी और ये बात अपनी दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को देख रहे यमराज को चिंतित कर रही थी।
अनुबिस ये युद्ध नहीं जीत पाएगा। इब्लिस से लड़कर वो पहले ही थक चुका है। काश कि वो इतना जिद्दी ना होता। यमराज दुखी थे और उनका पूरा ध्यान दुआत के युद्ध पर लगा था, इसलिए उन्हें ऋषिराज के आने का पता ही नहीं चला। किस सोच में डूबे हो धर्मराज? अरे ऋषिराज, आप कब आए? ठीक उसी समय जब आप अनुबिस के लिए चिंता व्यक्त कर रहे थे। कैसे न चिंतित हूं ऋषिराज। अनुबिस ने सदैव धर्म का साथ दिया है, किंतु अपना हठ धर्मिता के कारण आज वो अपने अंत के निकट पहुंचने वाला है। वो ल्यूसीफर को परास्त नहीं कर पाएगा। मुझे भय है ऋषिराज कि उसकी पराजय धर्म में विश्वास करने वालों को और कमजोर करेगी। ये तो नियति है धर्मराज। हुई वही जो देव रच रखा, जो श्रीमान नारायण ने तय कर दिया है वो होकर रहेगा। आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है? जानता हूं ऋषिराज, लेकिन एक धर्म योद्धा के अंत होते देखना कष्टकारी है। महादेव के बनाए नियमों के कारण हम उसकी कोई सहायता भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि धर्म ने ही धर्मराज के हाथ बांध दिए हैं ताकि वो अधर्म को रोक ना पाए। यमराज के चेहरे पर दिख रही चिंता को देखकर न जाने क्यों ऋषिराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी और बोलते समय उनकी आवाज में एक शरारत झलक रही थी। धर्मराज होकर आप धर्म का मूल नियम भूल गए। धर्म आपको इस युद्ध में हस्तक्षेप करने से रोकता है, किंतु धर्म आपको किसी की रक्षा करने का भी अधिकार देता है। चलता हूं धर्मराज, और भी जगह जाना है। नारायण नारायण। नारायण बोलते ही ऋषिराज वहां से अचानक गायब हो गए। यमराज ये देखकर हैरान नहीं हुए, क्योंकि ऋषिराज अक्सर ऐसा ही करते थे। वो पलटकर वापस द्वात के युद्ध को देखने लगे। उधर ड्रैकुला ने अपना निर्णय ले लिया था। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिख रहा था। राजा नागनाथ भी अब तक उठकर उसके पास आ चुका था। क्या सोच रहे हो काउंट? अनीता पर हाथ डालकर बलौर ने अपनी मौत तय कर ली है। पर कहीं वो मिस अनीता को कोई हार्म ना पहुंचा दे। आई होप तुम इस एंगल से भी सोच रहे हो काउंट, क्योंकि तुम इमॉर्टल हो, अनीता नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सरेंडर कर दूंगा तो वो अनीता को छोड़ देगा? नो, मैं अंदर जाऊंगा और उस काल दूत को काल के हवाले करके अनीता को बाहर लाऊंगा। इन दैट केस हमें और देर नहीं करनी चाहिए काउंट। लेट्स गो इनसाइड। तुम बलौर से निपटना और मैं मिस अनीता को रेस्क्यू करूंगा। अंदर जाते हैं। वी हैव टू स्प्लिट अप। बलौर का पूरा ध्यान तुम पर होगा, तो मेरे लिए अनीता को ढूंढना इजी रहेगा। चलो। ड्रैकुला अपना डिसीजन ले चुका था। वो और राजा नागनाथ उस भयावह किले के अंदर चले गए, जहां कदम कदम पर खतरा उनकी राह देख रहा था। वहीं इन सब से दूर जनरल रूट के हेडक्वार्टर पर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। फ्रांसिस और ओमकार एक पेड़ के नीचे बैठकर ये सब देख रहे थे। साला बहुत मच्छर है इधर तो। वैसे पादरी, एक बात बोलूं? यस, बोलो। जब वो बड़ा वाला अंग्रेज अधिकारी आया था ना, तो मेरे को लगा था कि जनरल रूट की तो लंका लगी ही लगी। बड़े गुस्से में था वो। मैंने उसको चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए अपने कानों से सुना था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस जल्लाद को इतना सारा गोला बारूद वगैरह सब दिलवा गया? सबसे पहले तो ये लंका लगी क्या होता है? मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, पर कभी कभी ना तुम्हारे आइडियम्स और फ्रेजेस मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। अरे लंका लगी मतलब खेल खत्म। अब कैसे समझाऊं? हाँ, मतलब रूट का काम खराब होने वाला था। ओके, समझ गया। एनीवेज, ये सब कुछ फादर डिसूजा की वजह से हुआ है। ही इंटरवेंड, मेरा मतलब उन्होंने रूट को डिफेंड किया और अब ये सब हो रहा है। एक बात बोलूं पादरी, बुरा मत मानना। नहीं मानूंगा, तुम फ्रीली बोलो जो बोलना है। तुम अंग्रेज लोगों का अपने को समझ में नहीं आता। रूट जैसा जल्लाद का कोई कैसे साथ दे सकता है? वो भी तुम्हारा वो बड़ा फादर, वो तो भगवान का मतलब जीसस का पुजारी है ना। वो ऐसे आदमी को कैसे? मैं इसका आंसर दूं उसके पहले मुझे एक बात बताना ओमकार। ऑनेस्टली बोलना, बिना डरे। तुम हम ब्रिटिशर्स को कैसे देखता है? सच बोलूं पादरी, जब से देख रहा हूं
तुम अंग्रेज लोग में सिर्फ शैतान नजर आता है। और वो क्यों? अरे काम ही ऐसा है तुम लोग का। इधर मेरे देश में व्यापार करने आए थे और अब देखो मालिक बनकर बैठ गए हो। अपने ही देश में हम लोग गुलाम हो चुके हैं। जमीन हमारी, खेत हमारे, और हम ही भूखे रह जाते हैं। पर ये तो ह्यूमन हिस्ट्री में नॉर्मल है। मेरा मतलब इंसान हमेशा से ही ऐसे करते रहा है। एक किंग दूसरे पर अटैक करता है, उसको हराकर उसका किंगडम पर राज करने लगता है। फिर इसमें ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं वो गलत कैसे हुआ? गलत तो है ना पादरी। दूसरे की जमीन पर कब्जा करना, उस पर अत्याचार करना, ये सब गलत ही तो है। मुझे गर्व है पादरी, गर्व बोले तो प्राइड है कि मेरे देश ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। हम हमेशा से ही प्यार और अहिंसा के साथ रहते आए हैं। ओमकार की बात सुनकर फ्रांसिस गहरी सोच में डूब गया। सच ही तो था, जिस देश ने हमेशा प्रेम और शांति का पैगाम दिया, वो आज अत्याचार का जहरीला दंश झेल रहा था। फ्रांसिस के पास ओमकार की उस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी एक सैनिक वहां दौड़ते हुए आया। फ्रांसिस सर, जनरल रूट आपको याद कर रहे हैं। ओह ओके, तुम चलो, आई एम कमिंग। कुछ ही देर में वो सैनिक जा चुका था। फ्रांसिस जाने के लिए जैसे ही उठा, ओमकार बोल पड़ा, ये जल्लाद तुम्हें इस समय काहे याद कर रहा है पादरी? गॉड नोज, पता नहीं क्या चाहिए उसको। सच कहूं तो मुझे उससे थोड़ा डर लगता है। बहुत अजीब है वो। उसके अंदर मुझे एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं दिखती है जो एक डिवाउट क्रिश्चियन में, मेरा मतलब एक ईमानदार और जीसस को मानने वाले इंसान में हो। Still somehow Father D'Souza trusts him. वो उस पर भरोसा करता है। Guess we all can make mistakes. Even Father D'Souza can. क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ, फिर अपना ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। फ्रांसिस वहां से चल पड़ा और कुछ ही देर में वो जनरल रूट के ऑफिस में था। May I come in, General Root? Oh, Francis. Sure. Come in. Please have a seat, Francis. तुम यही सोचता होगा कि मैंने तुमको इस टाइम क्यों कॉल किया, right? Well, as much as I dislike it, पर फादर डिसूजा का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि मैं तुमसे अपनी प्लानिंग का सारा स्टेप शेयर करूं। So, इससे पहले कि हम इधर से मूव करें, मैंने सोचा कि तुमको बताना ठीक होगा। Okay, General, I am listening. क्या प्लान है ड्रैकुला को पकड़ने का? मेरे स्पाई नेटवर्क से इनपुट मिला है कि उसको कवर्दा एस्टेट के पास देखा गया है। मैंने उसके रूट को मैप पर प्लॉट किया और उस रूट पर आगे पड़ने वाली सारी इंपॉर्टेंट जगह से लिंक करके देखा। आई थिंक आई नो कि वो किधर जा रहा है। एंड वो किधर जा रहा है, जनरल? बनारस, द हिंदू टेम्पल टाउन। बनारस? बट व्हाई एग्जैक्टली? आई डोंट नो व्हाई फ्रांसिस, पर टाइम लेस है। हम ठीक 1 घंटे बाद मूव करेंगे, सो गेट रेडी। सफर काफी लंबा होने वाला है। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, जनरल, बट ये इंफॉर्मेशन तो आप मुझे किसी सोल्जर से भी भिजवा सकते थे। मुझे यहाँ बुलाने के पीछे ये रीजन तो नहीं होगा। एम आई राइट, जनरल? रूट की आंखें सिकुड़ गई। वो ध्यान से फ्रांसिस को देख रहा था। कुछ दिन पहले तक वो उसको एक यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट समझता था, लेकिन इस समय उसके सामने एक बेहद कॉन्फिडेंट यंग मैन बैठा था और रूट को उसकी पर्सनैलिटी के ये सडन चेंज काफी खटक रहा था। यू आर राइट फ्रांसिस, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ खास बात करने के लिए बुलाया है। देखो फ्रांसिस, यू आर अ यंग प्रीस्ट, बहुत लाइफ देखनी है अभी तुमको। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू फॉल इन डेंजर। तुमको नहीं पता कि तुम किस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहा है। ये तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर का मैटर है। So I want to... You want me to back off? Right, General? Well, I'm sorry, General Rhodes, but आपने मुझे मिसजज कर लिया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपना ध्यान रखना जानता हूँ। You need not worry about me. अब अगर और कोई काम की बात नहीं है तो I will take your leave. जर्नी के लिए पैकिंग भी करनी है। फ्रांसिस उठा और रूट के ऑफिस से बाहर निकल गया। रूट उसको जाते हुए देखता रहा। उसका शक
अब यकीन में बदल रहा था। Who are you, Francis? तुम कोई नॉर्मल प्रीस्ट या पास्टर तो नहीं हो। मुझे केयरफुल रहना होगा। अब ना सिर्फ मुझे ड्रैकुला को ट्रैप करके मास्टर ल्यूसिफर के सामने ले जाना है, बट मुझे इस फ्रांसिस की भी रियलिटी पता करनी होगी। And the day I find out your truth, Francis, I will make sure that you're buried 6 feet under. जनरल रूट की अथॉरिटी को पहली बार कोई चैलेंज कर रहा था और उसके जैसे आदमी के लिए ये एक पर्सनल इंसल्ट थी। फ्रांसिस के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, पर फ्रांसिस के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, ड्रैकुला का। वही ड्रैकुला जो इस समय बलौर के किले के अंदर अंधेरे में भटक रहा था। ड्रैकुला और राजा नागनाथ अलग होकर उस विशाल किले के अलग अलग हिस्से में अनीता को ढूंढ रहे थे। उन्हें पता था कि खतरा कदम कदम पर उनका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। अचानक ड्रैकुला सतर्क हो गया। एक सांप के फुफकारने की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया था, लेकिन वो एक फुफकार जल्द ही कई में बदल गई। ड्रैकुला सतर्क था, लेकिन अचानक उसे अपने जिस्म में एक तेज जलन महसूस हुई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके जिस्म में जलन बढ़ गई। अंधेरे का फायदा उठाकर बलौर के नाग सैनिक उसे घेर कर अपनी विषबुझी तलवारों और चाकुओं से मार रहे थे। ड्रैकुला इस समय किले के अंदर एक लंबे से कॉरिडोर में था। कॉरिडोर में अनेक दरवाजे थे और हमला कब किस दरवाजे से हो रहा था ये उसको पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि लगातार हो रहे हमले उसको संभलने का मौका नहीं दे रहे थे। दुश्मन उस तंग कॉरिडोर का फायदा उठाकर ड्रैकुला पर हमला कर रहा था, लेकिन वो ये भूल गया था कि ड्रैकुला भी रात का जानवर था। अगले ही पल ड्रैकुला अपने जिस्म में हो रही जलन को सहन करते हुए चमगादड़ बन चुका था और उसने ऊपर उड़कर बचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो तड़प उठा। ड्रैकुला को वापस इंसानी रूप में आना पड़ा, क्योंकि कॉरिडोर में लटक रहे झूमर के ऊपर बैठे नागों ने अपना विष उसके पंखों पर उड़ेल दिया था। जैसे ही ड्रैकुला वापस इंसानी रूप में आया, एक बार फिर उस पर हमले तेज हो गए। ड्रैकुला के जिस्म में जगह जगह जलन हो रही थी, उसका गुस्सा भड़क रहा था। ड्रैकुला का रूप इस समय किसी का भी दिल दहला सकता था। उसका चेहरा बहुत विकृत हो चुका था। उसके नुकीले दांत ऐसे लग रहे थे मानो किसी को फाड़ खाने को बेताब हो, और उसके हाथ के नाखून किसी चाकू की तरह पहने और नुकीले हो चुके थे। वो अपने हाथों को हवा में चला रहा था और उसके वार निशाने पर लग रहे थे। उसके ऊपर जगह जगह से जहर की बौछारें गिरने लगी थी। बलौर के नाग सैनिक उस पर अपना विष बरसा रहे थे। अचानक ड्रैकुला के जिस्म से 2 बड़े बड़े पंख निकल आए। अगले ही पल ड्रैकुला झुककर बैठ गया और उसने उन बड़े बड़े पंखों से अपने जिस्म को ढक लिया। उन पंखों की चमड़ी अच्छी खासी मोटी थी और उस पर विष की वो बारिश असर नहीं कर रही थी। बलौर के बचे हुए नाग सैनिक अब उसके ऊपर चाकू लेकर टूट पड़े थे, पर उनके चाकू उसके पंखों की मोटी चमड़ी पर बेअसर थे। तभी अचानक ड्रैकुला ने झटके से अपने पंख खोल दिए। झटका इतना तेज था कि वो सभी इतनी तेजी से उछलते हुए दीवारों और छत से जा टकराए। उनके टकराने से छत पर लटके सांप भी नीचे गिर गए। वो किसी को फाड़ रहा था तो किसी को अपने बूट्स के नीचे कुचल रहा था। कुछ ही देर में वहां सिर्फ लाशें रह गई थी। बलौर के नाग सैनिकों की कुचली, फटी और चिथड़ों में बटी हुई लाशें। ड्रैकुला अपने पीछे मौत छोड़कर आगे बढ़ गया। ड्रैकुला ने एक जंग जीत तो ली थी और वो अपनी अगली जंग के लिए आगे निकल चुका था। वहीं दूर नर्क में अनुबिस की जंग अभी भी जारी थी, लेकिन अब बाजी उसके हाथ से निकलती हुई लग रही थी। लूसीफर के सीने में एस्मोडियस, लिवाइथन, बेल्फेगोर जैसे शक्तिशाली डेमंस थे,
जिन्होंने अनुबिस की सेना में आतंक मचा दिया था। उधर लूसीफर और एनुबिस भी एक दूसरे से भिड़े हुए थे। लूसीफर के किसी भी वार को एनुबिस रोक नहीं पा रहा था। लूसीफर ने सिर्फ अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से एनुबिस पर भारी पड़ रहा था, बल्कि वो साथ ही साथ अपनी डेमोनिक पावर्स का भी इस्तेमाल कर रहा था। तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमतौर पर एक यंग हैंडसम प्रिंस जैसा दिखने वाला लूसीफर इस समय एक डेमन जैसा लग रहा था। काले पंख, सिर पर सींग, लंबी चौड़ी काया और अंगारे बरसाती हुई आंखें। क्यों अनुबिस, मजा आ रहा है ना? अनुबिस के अंदर अब ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लूसीफर पर हमला करने के लिए दौड़ा। लूसीफर एनुबिस को अपनी तरफ आता देख रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था, जीत का घमंड। एनुबिस ने जोरदार छलांग लगाई। उसके हाथों में अचानक एक हथियार प्रकट हो चुका था और उसका निशाना था लूसीफर का सर। लेकिन लूसीफर सही समय पर वहां मूव कर गया। एनुबिस का वार खाली गया और अगले ही पल लूसीफर का एक सुपर पंच एनुबिस के चेहरे पर लगा। एनुबिस का जिस्म कई फीट दूर और हवा में उछल गया और जब वो गिरा तो उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। अपने काम पर इतराता लूसीफर अनुबिस के अधमरे शरीर की तरफ बढ़ा। तभी अचानक वहां एक रोशनी का धमाका हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो धमाका किस चीज का था, लेकिन जब रोशनी गायब हुई तो सब कुछ पहले जैसा ही था। लूसीफर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कंधे उचकाते हुए अनुबिस के पास पहुंच गया। अनुबिस ने लूसीफर की तरफ देखा और हिम्मत करके बोला, तू हारेगा लूसीफर, तू हारेगा। इस बार नहीं अनुबिस, इस बार नहीं हारेगा लूसीफर। दुआत अब एनुबिस के कंट्रोल से निकल चुका था। लूसीफर के डेमंस ने अनुबिस की लाश को दुआत के दरवाजे पर लाकर टांग दिया था। लूसीफर इब्लिस ये नजारा देखकर बहुत दुखी था, क्योंकि जो वो करने आया था लूसीफर ने कर दिया था। पर की डेमन आर्मी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी जीत का ऐलान कर रही थी। लूसीफर अपनी बाहों को फैलाकर इस पल को एंजॉय कर रहा था। आज उसने एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन पर विजय पाई थी और साथ ही साथ उसने यूनिवर्स को जीतने के अपने ख्वाब के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी इब्लिस को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। तभी अचानक लूसीफर ने अपने हाथ ऊपर किए, मानो वो अपनी डेमन आर्मी को रुकने का इशारा कर रहा हो। उसके ऐसा करते ही उसके डेमन्स शांत हो गए। माय डियर डीमंस, आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। हम अपनी डेस्टिनी और डेस्टिनेशन के एक स्टेप और क्लोजर आ चुके हैं। दुआत अब लूसीफर का है, मेरा है। अब यहां कैद हर आत्मा मेरी आर्मी का हिस्सा है। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमें बहुत युद्ध लड़ने हैं। न जाने कितने सालों से तुम सब नर्क की जिंदगी जी रहे हो। एंड व्हाई? क्योंकि तुम सब ने अपने सर्वाइवल के लिए जो जरूरी था वो किया। हाउ इज इट रॉन्ग? एक प्रेडेटर जो अपने प्रे को हंट करने के लिए जो बन सकता है करता है। लायन, टाइगर्स, वुल्व्स, या इनका सर्वाइवल के लिए दूसरे एनिमल्स को हंट करना गलत है? एग्जैक्टली। गॉड्स क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, पर उन्होंने इसको कभी ऑर्डर से नहीं चलाया। जो मन आया वो किया। एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स अगर सर्वाइव करने के लिए वायलेंस करें तो वो नेचर, बट तुम सबने किया तो वो क्राइम। और उस क्राइम की पनिशमेंट क्या है? तुम सबको कंडेम कर दिया गया एक नेवर एंडिंग टॉर्चर के लिए, एक ऐसी जगह में जहां हर मोमेंट एक पनिशमेंट है। क्या ये सही है? क्या ये जस्टिस है?
जानते हो मेरे प्यारे डीमंस, जब गॉड्स ने इस नर्क का क्रिएशन किया तो उन्हें इस जगह के लिए गार्ड्स चाहिए थे। उन्होंने मुझे, इब्लिस, यम, अनुबिस, हेड्स जैसे सेंटिनल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और हम सब ने इस टॉर्चर को करीब से देखा है। पर सिर्फ मुझे तुम सबका दर्द महसूस होता है। आई फील योर पेन, आई सी दिस इनजस्टिस और मैं इसका दी एंड करना चाहता हूं, once and for all. Are you with me? This is the age of Kali Yuga. ये हमारा काल है और हम इसे कभी खत्म नहीं होने देंगे। My demons, मैं तुम सबको फ्रीडम दूंगा। I will break the barriers of hell. एक बार फिर तुम सब वो कर सकोगे जो तुम करते थे या करना चाहते थे। We will fight, we will win, we will rule. तो क्या कहते हो तुम सब? Are you ready? लूसीफर के नारों के बीच लूसीफर दुआत के उस डोर की तरफ बढ़ा जिस पर अनुबिस की लाश टंगी हुई थी। उसके सामने खड़ा होकर वो जोर जोर से एक मंत्र पढ़ने लगा। Vertiot inferoram, ego Lucifer, Anubis oxysor, jubeute, duat, utmi intrometas. I, Lucifer, slayer of Anubis, commands you to let me in. दुआत का दरवाजा खुल चुका था और लूसीफर अब नर्क के उस हिस्से का भी मालिक बन चुका था। एक युद्ध का निर्णायक अंत हो चुका था और इसी के साथ पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया था और साथ ही बढ़ गया था खतरा उस शख्स के लिए भी जो पहले से खतरों से घिरा हुआ था। बलौर के उस किले में ड्रैकुला उन नागों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। ड्रैकुला की सुपर सेंस ने उसे उस खतरे से बचा लिया था। वो बिल्कुल सही टाइम पर झुका था जिसके कारण उस अजीब से दिखने वाले नाग मानव की वो जहरीली फुंकार सामने रखी एक मूर्ति से जा टकराई थी और देखते ही देखते उस मूर्ति के चारों तरफ बर्फीला खोल चढ़ चुका था। इस बार बच गया, मगर कब तक बचेगा? ड्रैकुला इस समय एक छोटे से हॉल में था जो छोटी बड़ी मूर्तियों और दीवार पर टंगे हुए हथियारों से भरा हुआ था और उस हॉल में उसके सामने खड़ा था एक अजीब सा दिखने वाला नाग। कमरे में जलती छोटी छोटी मशालों की रोशनी में उसका नीला जिस्म बहुत अजीब से रंग का लग रहा था। उसका जिस्म किसी इंसान की तरह ही था लेकिन उसका सर लंबा और पतला सा था। वो ड्रैकुला पर अपनी जहरीली फुंकार छोड़ रहा था लेकिन उसकी फुंकार कुछ अलग थी। जो भी चीज उसके कांटेक्ट में आ रही थी वो बर्फ जैसी जम जा रही थी। ये क्या बच्चों की तरह इधर उधर कूद रहा है? मैंने तो सुना था कि ड्रैकुला बहुत बहादुर है, वो सामने से लड़ता है, पर तू तो किसी डरपोक की तरह छुपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई फायदा नहीं, मैं भी देखता हूँ तू कब तक बर्फनाक से बचेगा। ड्रैकुला लगातार तेजी से मूव करके बर्फनाक के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस कमरे में जगह कम होने के कारण उसे बहुत मुश्किल हो रही थी और आखिरकार वो बर्फनाक के वार की चपेट में आ ही गया। देखते ही देखते ड्रैकुला बर्फ के खोल में कैद हो चुका था और ये देखकर बर्फनाक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। महामहिम बल्लौर ये देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अब इसको उनके सामने ले चलता हूँ। जो अनीता को बचाने आया था वो खुद बंदी बनाया जा चुका था। उधर बर्फ की ठंडक से ड्रैकुला उस खोल के अंदर बेहोश भी हो चुका था। अब शायद उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। ड्रैकुला मुसीबत में था और उसे पकड़ने भारत आए फ्रांसिस इस बात से पूरी तरह अनजान था। वो अपने घोड़े पर सवार इस समय काशी की ओर बढ़ रहा था। रात अभी भी गहरी थी मगर रूट को काशी पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसका काफिला रात में ही निकल पड़ा था। रूट के साथ उनके चुने हुए 1000 सैनिक थे और साथ ही
उसके काफिले में ढेर सारे गोला बारूद भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि रूट ड्रैकुला को पकड़ने नहीं बल्कि काशी को ध्वस्त करने निकला हो। फ्रांसिस के बगल में ही ओमकार भी अपने घोड़े पर सवार था और बड़े ध्यान से फ्रांसिस को देख रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। क्या पादरी, ऐसा क्या है तेरे झोले में जो इतना संभाल कर रखा है? ओमकार के सवाल करते ही फ्रांसिस चौंक पड़ा और उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरे को लल्लू समझा है क्या पादरी? जिस दिन से हम लोग डोंगरगढ़ के जंगल से निकले हैं तब से देख रहा हूं तू अपना झोला कभी छोड़ता ही नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा खजाना है इसमें? तो तुम्हें कोई मिस्टेक हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। देख पादरी, अपने बीच सौदा हुआ था एक दूसरे का हेल्प करने का, तो अभी तू अगर मुझसे बात छुपाएगा तो मैं तुझ पर कैसे विश्वास करूंगा? ओमकार की बात सुनकर फ्रांसिस ध्यान से इधर उधर देखने लगा। जब उसे यह विश्वास हो गया कि कोई और उनकी बातें नहीं सुन रहा है तो उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे डोंगरगढ़ के टेम्पल में कुछ ऐसा मिला है जिसका वहां होना समझ के परे है और जो ड्रैकुला के खिलाफ मेरे काम आ सकता है। हैं? ऐसा क्या मिल गया? केन का डैगर। क्या क्या क्या? धीमे बोलो, अगर कहीं जनरल रूट को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुरंत इसको अपने कंट्रोल में ले लेगा एंड आई डोंट वांट दैट। पर ये है क्या चीज? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा। केन का डैगर, इसका मेंशन बाइबल में मिलता है। चलो मैं तुम्हें केन और एबल की कहानी सुनाता हूँ। यहां एक कहानी शुरू हो रही थी और वहां ड्रैकुला की कहानी खत्म होने वाली थी। बर्फ में कैद ड्रैकुला को बर्फनाग एक बड़े से हॉल में ले आया था। वो पूरा हॉल घुप अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन खिड़की से आती चांद की हल्की सी रोशनी में उस कमरे के ठीक बीच में रखे हुए एक बड़े से सिंहासन की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। महामहिम बल्लार, मैं ड्रैकुला को पकड़ लाया महामहिम। बर्फनाग ने खुश होते हुए बर्फ की उस कैद की तरफ इशारा किया और जवाब में वही जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, बहुत अच्छा काम किया तुमने बर्फनाग। ड्रैकुला को पकड़ना आसान काम नहीं है। जो काम प्रस्तर सर पर नागफनी नाग भी नहीं कर पाए उसको तुमने अकेले कर दिखाया। अब जरा हमारे गेस्ट को होश में ले आओ। और हाँ, सिर्फ इसका सर आजाद करना। मैं अपने शिकार को मारने से पहले उसकी आंखों में डर देखना चाहता हूँ। बलौर का आदेश मिलते ही बर्फनाग आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक खंजर चमक रहा था। उसने उस खंजर को जैसे ही ड्रैकुला के सर के चारों तरफ जमी बर्फ से टच किया, बर्फ पिघलने लगी और कुछ ही देर में ड्रैकुला का सर बर्फ की उस जेल से बाहर था। ड्रैकुला को भी अब तक होश आ चुका था और वो गुस्से से गुर्राया, अनीता कहाँ है? अनीता वही है जहां उसे होना चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो, उसका अंत अभी नहीं आया है। हाँ, पर तेरा अंत जरूर तय है, वो भी मेरे हाथों, काल दूत के हाथों। ड्रैकुला उस कैद से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन वो बर्फ उसके जिस्म को कमजोर कर रही थी। उसकी ये बेचैनी देखकर बलौर और जोर जोर से हंसने लगा। बेकार है तुम्हारी ये कोशिश। ना तुम इस कैद से फ्री हो सकते हो और ना ही कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आएगा। इसलिए छोड़ दो ये कोशिश और चुपचाप अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो व्लाद। मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो तुम, फिर ये कैसे भूल गए कि मैं मर नहीं सकता हूँ? आई एम ब्लडी इमॉर्टल। और जहां तक रही बात मदद की, तो काउंट ड्रैकुला किसी की मदद नहीं लेता। वो अकेला ही काफी है बलौर उर्फ कालदूत, या फिर मैं तुम्हें बुलाऊं राजा नागनाथ। बेकार है तुम्हारी ये कोशिश। ना तुम इस कैद से फ्री हो सकते हो और ना ही कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आएगा। इसलिए छोड़ दो ये कोशिश और चुपचाप अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो व्लाद। मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो तुम, फिर ये कैसे भूल गए कि मैं मर नहीं सकता हूँ? आई एम ब्लडी इमॉर्टल। और जहां तक रही बात मदद की, तो काउंट ड्रैकुला किसी की मदद नहीं लेता। वो अकेला ही काफी है बलौर उर्फ कालदूत, या फिर मैं तुम्हें बुलाऊं राजा नागनाथ। क्या? तुम्हें कैसे पता चला?
400 साल हो गए मुझे इंसान और इंसानियत को देखते हुए। समझ तो मैं बहुत पहले ही गया था, लेकिन देखना चाहता था कि तुम अपना ड्रामा कब तक खींचते हो। नाउ आई एम एक्सट्रीमली क्यूरियस काउंट, आखिर मुझसे गलती कहां हुई? एक हो तो बताऊं। चलो बता ही देता हूं। तुम एक किंग हो, मगर जब भी हम पर अटैक हुआ तुम्हें कोई टारगेट नहीं कर रहा था। मुझे वहीं शक हुआ। वैसे तुम्हारे सेनापति ने अच्छा ड्रामा किया था, लेकिन मुझे तुम दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत खटक रही थी। तुम्हारे नाक सैनिक मारे गए, मगर तुम जरा भी दुखी नहीं हुए, जैसे कि तुम उनकी मौत के लिए तैयार थे, या फिर ये कहूं कि तुम उनकी मौत पहले से तय कर चुके थे। अच्छी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी। दूसरी बात यह कि जब भी हम पर अटैक हुआ, ना तुमने और ना तुम्हारे सेनापति ने फाइट करने की कोशिश की, सिर्फ एक दिखावे का डिफेंस किया। एक किंग और एक सेनापति, दोनों के अंदर मुझे वो वॉरियर नहीं दिखाई दिया जो एक किंग और एक जनरल के अंदर होना चाहिए। और फिर तीसरी और सबसे बड़ी गलती, तुम्हारी वो बात। कौन सी बात? मेरे बारे में बहुत कुछ पढ़ने को सुनने को मिल जाएगा, लेकिन एक 24-25 साल का यंग राजा अगर मुझे ये कहे कि मैं अपने फादर की तरह हूं, तो बात गले के नीचे नहीं उतरती है। और मेरे फादर का जिक्र तुमने तब फिर किया जब जंगल के छोर पर बलौर की आवाज सुनाई थी। सेनापति पदम सिंह का तुम पर अटैक करना और तुम्हारा एक वार में गिर जाना, फिर तुम्हारा इस फोर्ट के अंदर घुसते ही स्प्लिट अप करने का आइडिया देना। मेरा शक तुम्हारी हर गलती के साथ पक्का होता चला गया। तो राजा नागनाथ, तुम कितने भी स्मार्ट बनो, काउंट ड्रैकुला को बेवकूफ बनाना पॉसिबल नहीं है। ड्रैकुला की बात सुनकर बलौर जोर जोर से हंसने लगा। योर फादर? यही तो कैच है काउंट, तुम खुद अपने फादर को नहीं जानते हो और अब जान भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर क्लोज करने का टाइम आ चुका है। बलौर बोलते बोलते परछाई से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर क्रूरता साफ नजर आ रही थी। आई एम सॉरी काउंट, पर अब बातें करने का टाइम पूरा। अब टाइम है द फेमस काउंट ड्रैकुला को परमानेंटली सुलाने का। तुम फिर भूल गए बलौर, ड्रैकुला मर नहीं सकता। ड्रैकुला उस बर्फ की कैद को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ काम कर रही थी। बर्फ छटकने लगी थी। ये देखते ही बलौर चिल्ला पड़ा, बर्फनाग, रोको इसे, ये आजाद नहीं होना चाहिए। बलौर का आदेश होते ही बर्फनाग ने अपनी बर्फीली फुंकार से ड्रैकुला पर अटैक कर दिया। उसके चारों तरफ लिपटी बर्फ की चादर और मोटी होती जा रही थी। ड्रैकुला अब और ताकत लगा रहा था। तभी अचानक बलौर की आंखें आश्चर्य से भर उठी। ड्रैकुला का जिस्म चमक रहा था। आग की लपटों की तरह उसके जिस्म से रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी के असर से उसके चारों तरफ लिपटी बर्फ पिघल रही थी। यह देखकर बर्फनाग ने अपने वार तेज कर दिए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी का एक धमाका सा हुआ और पूरी बर्फ पिघल गई। ड्रैकुला का जिस्म अब चमक रहा था और यह बात ड्रैकुला की भी समझ से बाहर थी। ये तू कैसे कर रहा है? बर्फनाग, इसे कैद करो जल्दी। बर्फनाग फिर से ड्रैकुला की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था। अगले ही पल ड्रैकुला का हाथ उसकी छाती में घुस चुका था। बर्फनाग कुछ समझ पाता उससे पहले उसका दिल उसके जिस्म से बाहर आ चुका था। बर्फनाग की कहानी खत्म हो चुकी थी। ये देखकर बलौर गुस्से से पागल हो गया। उधर ड्रैकुला की भी आंखों में मानो लावा उतर आया था। तुम्हारे और मेरे बीच में अब कोई नहीं आएगा बलौर। आई विल डिस्ट्रॉय यू। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से भिड़ चुके थे। ड्रैकुला ने एक जोर का धक्का दिया और बलौर पीछे की ओर जाकर गिरा। वो क्या कहते हो तुम अपने आप को? कालदूत, तुम तो मेरा एक धक्का भी नहीं सह पाए। तुम क्या किसी के काल के दूत बनोगे? तूने अभी मेरा असली रूप देखा ही कहां है काउंट। परीक्षित को मारने के बाद मैं पूरी दुनिया में भटका था,
और जहां भी गया वहां मेरा खौफ सर चढ़कर बोलता था। डू यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम बलौर। मैं कोई ऑर्डिनरी नाग नहीं हूं। आई एम द सर्पेंट डीमन दे फियर्ड। आई एम काल दूत। बलौर का जिस्म बदल रहा था। वो एक आम आदमी से एक सांप बनता जा रहा था। सांप से भी ज्यादा कुछ अजीब। कुछ ही सेकंड बाद जहां वो राजा नागनाथ के रूप में खड़ा था, वहां पर एक 30 फुट लंबा ड्रैगन था। उसकी नाक से धुआं निकल रहा था और वो हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई सांप जमीन पर दौड़ता है। इससे पहले कि ड्रैकुला कुछ समझ पाता, उसने अपना मुंह खोला और आग बरसानी शुरू कर दी। ड्रैकुला ने तेजी से कूदते हुए खुद को उस आग से बचाया। तो उड़ सकता है, अब आएगा मजा। अगले ही पल ड्रैकुला का जिस्म भी बदलने लगा। उसका जिस्म बड़ा होते जा रहा था और उसकी पीठ से पहले की ही तरह 2 बड़े और काले लेदर से दिखने वाले पंख निकल आए थे। उसका चेहरा अब किसी इंसान और चमगादड़ का मिक्सचर लग रहा था। उसका 6.5 फुट जिस्म अब लगभग 10 फुट का हो चुका था और अब वो भी हवा में उड़ रहा था। बलौर ने एक बार फिर अपने मुंह से आग बरसा दी, लेकिन इस बार ड्रैकुला ने हवा में उड़ते हुए न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि वो बलौर के पास पहुंच गया और अपने नुकीले पंजों से उसके जिस्म को छील के रख दिया। बलौर दर्द से कहरा रहा था। उसने गुस्से में अपनी दुम लहराई और ड्रैकुला उसके निशाने पर आ गया। वार इतना जोरदार था कि ड्रैकुला दीवार तोड़ता हुआ उस किले के बाहर जा गिरा, पर वो गिरते ही तेजी से संभल गया और फिर उड़कर किले की तरफ बढ़ा। तभी अचानक जोर का धमाका हुआ। किले की दीवार तोड़ते हुए बलौर भी बाहर आ चुका था। अब दोनों खुले आसमान के नीचे थे और एक बार फिर बलौर ने ड्रैकुला की तरफ आग बरसानी शुरू कर दी। ड्रैकुला उसके वार से बचता हुआ उस पर लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन इस बार बलौर ने भी स्ट्रेटेजी बदल दी थी। वो अपनी टेल को लगातार हवा में लहरा रहा था। ड्रैकुला इधर आग की बारिश से बच रहा था, उधर इस बात का भी ध्यान रख रहा था कि वो उसकी दुम की रेंज में ना आ जाए। बलौर की बरसाई आग अब दुर्ग के आसपास के जंगलों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिख रही थी। ड्रैकुला उसके अटैक से बचकर उस पर वार कर रहा था, लेकिन बलौर को हराना इतना आसान नहीं था। ड्रैकुला को समझ में आ चुका था कि उसे कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके गले से एक हल्की सी सीटी निकली और अगले ही पल ड्रैकुला के वफादार चमगादड़ों ने आसमान घेर लिया। वो बलौर पर टूट पड़े और उसे जगह जगह से नोचने लगे। चमगादड़ों के हमले से बलौर परेशान हो चुका था। वो उसके जिस्म से वैसे चिपके हुए थे जैसे कोई जोंक इंसान के जिस्म से चिपक जाता है। बलौर अब अंधाधुंध आग के गोले फायर कर रहा था। मेरे बैट्स इसको ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आई हैव टू फाइंड अ वे टू एंड दिस। ड्रैकुला इधर उधर देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उधर बलौर ने भी खुद को चमगादड़ों से आजाद करने का प्रयास शुरू कर दिया था। वो तेजी से लहराया और अपने शरीर से किले की दीवार पर एक जोरदार टक्कर मारी। उसके ऐसे जोर से टकराने से उसके शरीर से चिपके कुछ चमगादड़ मर गए। वो फिर से लहराया ताकि अपने शरीर के दूसरे हिस्से को भी दीवारों से टकरा सके, लेकिन इससे पहले कि वो टकराता उसके ऊपर कुछ भारी सा गिरा और उस वेट के दबाव में बलौर जमीन से जा टकराया। ड्रैकुला ने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाते हुए पास में रखी एक भारी चट्टान उठाकर बालोर के ऊपर गिरा दी थी। बालोर उसके वेट के नीचे दबा हुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो उसे ड्रैकुला दिखाई दिया, जिसने अपने सर पर एक बहुत बड़ी चट्टान उठा रखी थी। ड्रैकुला ने बालोर का सिर कुचल दिया था। ऐसा होते ही बालोर वापस इंसानी रूप में आ गया। उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ था। ड्रैकुला भी उतरकर उसके पास आ गया। बालोर इस समय अपनी आखिरी सांसें ले रहा था।
ड्रैकुला ने मरते हुए बलौर का गला पकड़ लिया और उसके मुंह से एक ही सवाल निकला, वेयर इज अनीता? वेयर इज अनीता? ड्रैकुला के सवाल के जवाब में बलौर के गले से एक दर्द भरी लेकिन शातिर हंसी गूंज उठी। अरे काउंट, अनीता यहाँ नहीं है। उसे जहां होना चाहिए वो वहां पहुंच जाएगी। मैंने पूछा कहाँ है अनीता? तुम उसे कभी नहीं खोज पाओगे काउंट, कभी नहीं। ड्रैकुला बलौर को मारने जा रहा था, लेकिन बलौर कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी किसी ने ड्रैकुला को आवाज दी, रुक जाओ, ऐसे तुम मुझसे कुछ नहीं पता कर पाओगे। आवाज सुनते ही ड्रैकुला पलटा और हैरान रह गया। उसके सामने राजा नागनाथ खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? क्या ये किसी तरह का इल्यूजन है? नहीं, ये किसी तरह का इल्यूजन नहीं है। और तुम्हारी बात से लग रहा है कि तुम्हारा सामना मेरा रूप लिए हुए इस गद्दार से हो चुका है। हाँ, तुम सही समझ रहे हो। मैं ही राजा नागनाथ हूं, असली वाला। बट तुम अचानक कहां से आ गए? मैं तो काफी टाइम से यहीं था, नवरत्नगढ़ के किले में कैद था। उस गद्दार पदम सिंह ने इसके कहने पर मुझे धोखे से बेहोश कर कैद कर दिया था। वो तो तुम दोनों की लड़ाई ने मेरे कैद खाने के दरवाजे तोड़ दिए और मैं बाहर आ गया। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन जो बलौर का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। और जितना मैं समझ पाया हूं, तुम्हें किसी अनीता की तलाश है। हाँ, मैं अनीता को ढूंढ रहा हूं, जिसे इसका वो साथी सेनापति उठाकर कहीं ले गया है। राजा नागनाथ ड्रैकुला की तरफ बढ़ा। ये देखकर ड्रैकुला अलर्ट हो गया। रिलैक्स, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर तुम्हें अनीता के बारे में जानना है तो मुझे इसकी आंखों में देखने दो। एक मरते हुए नाग की आंखें बहुत कुछ बोलती है। ड्रैकुला एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर पीछे हट गया। राजा नागनाथ आगे बढ़ा और उसने बलौर की आंखों में झांक कर देखा। काशी। सेनापति पदम सिंह अनीता को काशी ले गया है। काशी? हाँ। और क्या दिख रहा है नाकों में? बताओ मुझे। अफसोस, मगर अब ये कुछ नहीं बता पाएगा। बलौर मर चुका था और इसी के साथ ड्रैकुला की अनीता को ढूंढने की उम्मीद भी कमजोर पड़ गई थी। उसे बस इतना पता था कि अनीता को काशी ले जाया गया था, लेकिन काशी की तंग गलियों में किसी को ढूंढना आसान नहीं था। परेशान मत हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? व्लाद। मिस्टर व्लाद, थैंक यू। तुम्हारी वजह से नागवंश के इस गद्दार का अंत हुआ। तुम्हारे इस एहसान का बदला नाग जाति कभी नहीं भूलेगी और अनीता को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर पहले मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ मेरे किले तक चलो। नहीं, मैं रुक नहीं सकता। मुझे अभी काशी के लिए निकलना। रामदास, अनीता का भाई वो तो वही है। मैं उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता हूं। क्या सोचने लगे मिस्टर व्लाद? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गुड, तो फिर चलते हैं। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास मेरे और मेरे पास तुम्हारे कई सवालों के जवाब हैं। चलो। ड्रैकुला और राजा नागनाथ वापस चल पड़े। ड्रैकुला के दिमाग में इस समय सिर्फ अनीता चल रही थी, जो इस समय सेनापति पदम सिंह की कैद में बंद काशी की ओर बढ़ रही थी। और तेज चलाओ, हमें जल्द से जल्द काशी पहुंचना है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम व्लाद के गुस्से को नहीं जानते हो। वो चुप, जब देखो व्लाद व्लाद व्लाद। अरे उसको तो अब तक महामहिम बल्लौर मौत के घाट उतार चुके होंगे। मौत? और वो भी व्लाद को? तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा बेवकूफ हो। चुप चुप हो जा। कसम से अगर महामहिम बल्लौर ने तुझे जिंदा काशी पहुंचाने का आदेश ना दिया होता तो मैं यही तेरे 36 टुकड़े कर चुका होता। हाँ? पर क्यों? मुझे काशी क्यों ले जा रहे हो? वो मुझे नहीं पता, पर बेहतर होगा तो उस दरिंदे की चिंता छोड़कर अपनी चिंता कर, क्योंकि काशी में तेरे साथ जो कुछ भी होगा तेरे लिए अच्छा तो नहीं होगा। अनीता कुछ समझ नहीं पा रही थी।
आखिर उसे इस तरह किडनैप करके काशी ले जाने के पीछे क्या वजह हो सकती थी? वो तो एक मामूली से हिस्टोरियन और एक्सप्लोरर थी, एक आम लड़की। अनीता की तरह जनरल रूट भी काशी की तरफ बढ़ रहा था और उसके साथ आ रही थी वो अजीब सी जोड़ी, फ्रांसिस और ओमकार की। अच्छा, तो ये कहानी है केन और इबेल की। तो तुम्हारे पास जो है वो केन का खंजर है। कान आधी में बोलो। और हाँ, मेरे पास वही है, लेकिन उसको किसी ने सिल्वर से कोट किया है। मे बी इसलिए क्योंकि ड्रैकुला को सिल्वर नुकसान करता है। ये पादरी के पास तो खतरे वाला माल है। मुझे समय आने पर उसको गायब करना होगा, वरना ड्रैकुला खतरे में पड़ जाएगा। क्या सोचने लगे ओमकार? कुछ नहीं, बस यही कि तुमको तो ड्रैकुला के बारे में इतना कुछ पता है, तो तुम जनरल रूट का हेल्प क्यों नहीं करता है? यही तो बात है ओमकार। रूट जो शो कर रहा है उसमें कुछ तो ऑड है। मेरा मतलब गलत है। फादर डिसूजा उस पर ट्रस्ट करते हैं, बट मैं नॉट एट ऑल। मैं रूट की सच्चाई जानकर रहूंगा, और जहां तक बात है ड्रैकुला की, उसका दी एंड मैं ही करूंगा। ड्रैकुला इस बात से अनजान था कि उसकी जान के पीछे इतने सारे लोग लगे थे। वो तो इस समय बस अनीता के बारे में सोच रहा था, लेकिन जल्द ही उसका सामना इस सच्चाई से होने वाला था कि काशी एक युद्ध का मैदान बनने वाला था। काशी अभी गहरी नींद में सो रही थी, पर उसे जगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, और उन तैयारियों में से एक चल रही थी द्वात में। इब्लिस एक हारे हुए योद्धा की तरह शर्म से लूसीफर की जय जयकार देख और सुन रहा था। लूसीफर इस समय उस थ्रोन पर बैठा था जहां कभी एनुबिस बैठा करता था। उसके पैरों के सामने एनुबिस की डेड बॉडी पड़ी थी, और उसके आगे बेड़ियों में जकड़ा हुआ खड़ा था वो जिसकी आजादी के लिए ये जंग हुई थी, वेव-वेबात। वेलकम वेव-वेबात। आई होप तुम खुश हो गए अनुबिस को इस हाल में देखकर, एंड आई होप कि तुम इस एहसान को याद रखोगी कि तुम्हें आजाद करवाने वाला कौन था। मैं लूसीफर। और मुझे पता है कि तुम इतना तो जानते ही हो कि मैंने तुम्हें किसी चैरिटी के लिए आजाद नहीं करवाया है। तुम्हारी आजादी की कीमत है तुम्हारी लॉयल्टी, जो मुझे चाहिए। तो क्या कहते हो वेब-वेबात? क्या इब्लिस की तरह तुम्हें भी मेरी सत्ता कबूल है? वेब-वेबात तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकेगा लूसीफर, कभी नहीं। वेब-वेबात की गरज सुनकर सब शांत हो गए। किसी ने भी उससे ये उम्मीद नहीं की थी। इब्लिस के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन लूसीफर की आंखें मानो अंगारों की तरह देख रही थी। How dare you! मेरे सामने बेड़ियों में बंद खड़े हो और फिर भी मुझे आंखें दिखा रहे हो। मुझे लूसीफर को, जिसके आगे तू हरा भाई अनुबिस नहीं दिख पाया। बहुत बेवकूफ हो वेब-वेबात। तुमने डोंगरगढ़ में मेरा खेल लगभग बिगाड़ ही दिया था। फिर भी मैं तुम्हें आजाद करवाने के लिए आया और तुम मुझे ना कह रहे हो। मे बी मुझे तुम्हें वापस उस कैद में डाल देना चाहिए जहां तुम इतनी सदियों से कैद थे। शायद तब तुम्हें समझ आएगा कि लूसीफर कितना क्रूर हो सकता है। मगर नहीं, मैं माफ करने में विश्वास रखता हूं, और मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूं। देखना चाहोगे वो क्या है? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? अज़ाज़ेल, जरा वो गिफ्ट तो लाना। लूसीफर के आदेश देते ही उसका एक सेनापति अज़ाज़ेल आगे बढ़ा। उसने लूसीफर को कपड़े में लिपटा हुआ एक आइटम दिया जो किसी जार जैसा दिख रहा था। वेब-वेबात की आंखें सिकुड़ चुकी थी। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये है क्या, और फिर जैसे ही लूसीफर ने उस जार को कपड़े में से निकाला, वेब-वेबात की आंखें खौफ से फैल गई। क्यों वेब-वेबात, पसंद आया मेरा गिफ्ट? मेरे स्लेव्स इसको डोंगरगढ़ से ढूंढ कर लाए हैं। The soul of your son, the soul of Amenhotep। लूसीफर के हाथों में जो जार था, उसके अंदर एक आत्मा तैर रही थी।
विवाद उसको देखते ही घुटनों के बल बैठ गया। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने एमेनहोतेप को ही क्यों चुना था? क्योंकि ही वॉज योर सन। कोई भी रैंडम फॉलोअर तुम्हारी उन पावर्स को होल्ड नहीं कर सकता था। वो सिर्फ कोई स्पेशल बॉर्न ही कर सकता है। और जब बात स्पेशल बॉर्न की हो तो अपने ही हाफ ह्यूमन हाफ गॉड बेटे से बेटर क्या हो सकता था? तो अब बोलो विवाद, क्या तुम्हें मेरी सत्ता मंजूर है? विवाद के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन उसकी आंखों ने और उसके हां में हिलते सर ने लूसीफर को उसका जवाब दे दिया था। माय डीमंस, विवाद की बेड़ियां खोल दो और तैयार हो जाओ। हेल पर टोटल कंट्रोल लेने का समय आ चुका है। एक एक करके सारी रियासतें लूसीफर के आगे झुकेंगे और सबसे आखिर में उसका नंबर आएगा, जो इस हेल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, यम। इसलिए तैयार हो जाओ फॉर फ्रीडम, फॉर विक्ट्री, फॉर टोटल डोमिनेशन।